जिस तरह से आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हैं उसी के बेस पर ये डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से समझते हैं। ये सिर्फ 4 सेकंड पहले के लिए लागू नहीं होता है, बल्कि पूरी बातचीत के दौरान आपकी काबिलियत को जज किया जाता है। आजकल ज्यादातर बातें फोन पर ही होती हैं और उस दौरान आपका प्रोस्पेक्ट आपको देख भी नहीं सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ अपने शब्दों के इस्तेमाल से ही ये पक्का नहीं कर सकते हैं कि आपको सही तरीके से समझा जा रहा है। ऐसे इफेक्टिव शब्दों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में लॉजिकल सेंटर में दाखिल होकर उसमें एक इमोशनल रिएक्शन पैदा कर सके और फिर प्रोस्पेक्ट को गट फीलिंग के थ्रू आपके बारे में आपके मुताबिक अपना पहला इंप्रेशन बना सके। और जब तक आप उन्हें गलत साबित नहीं करेंगे तब तक वो अपने फर्स्ट इंप्रेशन के मुताबिक ही आपको जज करते रहेंगे। गट फीलिंग का मतलब एक ऐसा मजबूत विश्वास है जो किसी लॉजिक की मदद के बिना ही पैदा होता है। जो काम आपके शब्द नहीं कर सकते हैं वो आपकी आवाज की टोन कर सकती है। हजारों वर्षों के डेवलपमेंट के दौरान इंसान के कान टोनल शिफ्ट यानी कि आवाज में एक गैर मामूली बदलाव की पहचान करने में इतने माहिर हो चुके हैं कि किसी भी शब्द या सेंटेंस की वॉइस टोन में थोड़ा सा भी मिसाल के तौर पर जॉर्डन कहते हैं कि उनके बचपन में जब उनकी किसी गलती पर उनकी माँ बहुत सख्त टोन में उनका नाम पुकारती थी तो वो उसके बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे कि वो अब एक बड़ी मुश्किल में है। दूसरी तरफ जब वो एक सिंग सॉन्ग टोन यानी कि एक रेगुलर लय और ताल के साथ उनका नाम पुकारती तो वो फौरन समझ जाते थे कि सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ अगर बिक्री का मुकाबला पर्सनल तौर पर आमने सामने मौजूद रहकर होता है तो फिर कम्युनिकेशन का एक दूसरा तौर तरीका इस्तेमाल में आता है जो टोनैलिटी यानी आवाज की तमाम तरह की टोन्स के एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के साथ मिलकर आपकी बात मनवाने का काम करता है। इस दूसरे तौर तरीके को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। आपकी आवाज की टोन और जिस तरह से आप अपनी बॉडी को चलाते हैं, जिस तरह से आप अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन बनाते हैं, जिस तरह से आप मुस्कुराते हैं, जिस तरह से आप आंखों से कांटेक्ट करते हैं और किसी को बात करते हुए सुनते समय जिस तरह से आप एक दोस्ताना तरीके से ओह और हाँ की आवाजें निकालते हैं, ये सब आपके कम्युनिकेशन के जरूरी हिस्से हैं। और आपके बारे में कैसा महसूस किया जाता है इस पर इन चीजों का भी बहुत गहरा असर पड़ता है। आमतौर पर हमारे पूरे कम्युनिकेशन में 45% टोनैलिटी और 45% बॉडी लैंग्वेज शामिल होते हैं, जबकि हम सिर्फ 10% शब्दों को बोलकर कम्युनिकेट करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने कम्युनिकेशन के 90% टाइम में कुछ नहीं बोलते हैं। कुल मिलाकर 29 तरह के टोनैलिटीज का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें से सिर्फ 10 कोर इन्फ्लुएंसिंग टोनैलिटीज हैं। इसका मतलब है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को प्रभावित करने और उन्हें मनाने के लिए बार बार उनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन सिस्टम भी हमारी बॉडी लैंग्वेज में शामिल है। अनगिनत जेस्चर्स और पोस्चर्स यानी शरीर के इशारे और हमारे बैठने और खड़े होने के पोजीशन के साथ साथ चेहरे के एक्सप्रेशन को 10 बुनियादी सिद्धांतों के मुताबिक कंसोलिडेट कर सकते हैं। यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में शामिल इन तमाम चीजों को एक साथ मिलाकर आपकी पोजीशन को बहुत मजबूत बना सकते हैं। दरअसल आप न सिर्फ पहले से ही सभी टोनलिटीज और बॉडी लैंग्वेजेस को जानते हैं, बल्कि आपने जिंदगी भर उनका अनगिनत बार इस्तेमाल भी किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आप एक खास पल में जो असल में महसूस कर रहे थे उसके रिएक्शन के तौर पर ये टोनैलिटीज और बॉडी लैंग्वेज कुदरती तौर पर आपके अंदर से निकल रही थी। जैसे कि एक विस्पर यानी कि धीरे से की गई कानाफूसी कुदरती तौर पर लोगों को अट्रैक्ट करती है, उनके इंटरेस्ट को बढ़ा देती है और उन्हें उन चीजों को ज्यादा बारीकी से सुनने के लिए मजबूर करती है। और जब आप एक सेल्स सेटिंग में किसी प्रेजेंटेशन के दौरान बिल्कुल सही समय पर कानाफूसी का इस्तेमाल करते हैं और खासकर अगर आप कानाफूसी करने के बाद फिर से अपनी आवाज को नॉर्मल तरीके से ऊंचा कर लेते हैं तो आपके प्रोस्पेक्ट पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसी तरह से जब आप अपनी आवाज कम कर लेते हैं और फिर अपनी आवाज को ऊंचा भी उठाते हैं, या आप तेज स्पीड में बोलते हैं और फिर धीमी स्पीड में भी बोलते हैं, या आप कुछ ऐलान करते हैं और इसे फिर एक सवाल में बदल देते हैं, या आप कुछ शब्दों का एक ग्रुप बनाते हैं और फिर दूसरों को उन्हें अलग तरीके से बोलने के लिए भी कहते हैं, इन सब चीजों को वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसके जरिए आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्रभावित कर सकते हैं। जॉर्डन अपने प्रोस्पेक्ट को प्रभावित करने के लिए
बॉटल्ड एंथुसियाज्म के बारे में बताते हैं। ये आपकी बातों को पूरी क्लैरिटी के साथ जोर देने के बारे में है, ताकि आपके शब्दों में इंटेंसिटी यानी तेजी महसूस हो सके। इस तरह का बॉटल्ड एंथुसियाज्म एक एक्सपर्ट की तरह बहुत इमोशनल तरीके से दूसरों पर बहुत ज्यादा असर डालता है। बस हमेशा याद रखें कि कभी भी एक जैसी टोन में बहुत ज्यादा समय तक ना बने रहें, वरना आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बोर हो जाएगा, या साइंटिफिक शब्दों में वो इन चीजों का हैबिचुअल होकर आखिरकार ट्यून आउट हो जाएगा और फिर उस पर आपका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जब भी किसी सिचुएशन में आप दूसरों को ज्यादा प्रभावित करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और सही टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज के साथ बॉटल एंथुसिज्म को ऑटोमेटिकली इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन तब तक आपको समझदारी से सही टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज के साथ हर शब्द और सेंटेंस को इस्तेमाल करते समय एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है। इस तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ आपके साथ जुड़ा रहेगा और टर्न आउट नहीं करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच रिलेशनशिप की कुछ इम्पोर्टेंट बारीकियों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों माइंड आपके प्रोस्पेक्ट के सभी डिसीजंस को गाइड करने के लिए, खासतौर पर उन इम्पोर्टेंट शुरुआती सेकंड के दौरान कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। दरअसल जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सीधे उनके अनकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं तो आपकी ये काबिलियत ये तय करती है कि आप बिक्री पर अपना कंट्रोल रखने में कामयाब होते हैं या फिर फेल होते हैं। और फिर जब आप बिक्री के आखिर में प्रोस्पेक्ट के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों माइंड के साथ एक साथ बात करते हैं तो आप इसी काबिलियत की मदद से बहुत मुश्किल नजर आने वाले प्रोस्पेक्ट के एक्शन थ्रेशोल्ड को पार करके आगे बढ़ने में कामयाब हो सकते हैं और स्ट्रेट लाइन सिस्टम की हाईएस्ट लेवल की कामयाबी हासिल कर सकते हैं और किसी भी क्लोज करने लायक सेल को क्लोज कर सकते हैं, यानी कि सक्सेसफुली निपटा सकते हैं। आपका अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के मुताबिक 200 मिलियन गुना ज्यादा पावरफुल होता है। आप जो कुछ भी देखते या सुनते हैं उसे बहुत सही तरीके से अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लिया जाता है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है वहां पर इन चीजों को आपके पिछले एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करके उनके बीच सिमिलरिटीज और डिफरेंस की पहचान की जाती है। इसके बाद इनके नतीजों का इस्तेमाल आपकी इंटरनल दुनिया के नक्शे में सुधार करने और उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो आपके एक ऐसे इंटरनल पैमाने के तौर पर काम करता है जिसके मुताबिक बिना सोचे समझे अचानक डिसीजंस ले लिए जाते हैं, जैसे कि तत्काल फैसला और पहला इंप्रेशन होते हैं। या आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट और इसके इंटरनल मॉडल के बारे में क्या समझते हैं, या आप क्या सोचते हैं और आपको इसके भीतर कैसे काम करना चाहिए, या आपके कंफर्ट जोन के अंदर किस तरह से बिहेवियर्स होते हैं या किस तरह के बिहेवियर्स नहीं होते हैं। जब बिक्री का मुकाबला फोन पर होता है तो हम प्रोस्पेक्ट को इमोशनली कन्विंस करने के लिए अपनी सभी 10 तरह की टोनैलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इन टोनैलिटीज के साथ जुड़े हुए शब्द प्रोस्पेक्ट को लॉजिकली कन्विंस करते हैं। और जब बिक्री का मुकाबला आमने सामने होता है तो हम अपने प्रोस्पेक्ट को इमोशनली कन्विंस करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल भी करेंगे, जबकि हमारे शब्द उनको लॉजिकली कन्विंस करना जारी रखेंगे। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के अनकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने के लिए उनके कॉन्शियस माइंड टोनैलिटी बॉडी लैंग्वेज को बहुत समझदारी से अपने शब्दों के जरिए प्रभावित करते हैं, तो चाहे आप पर्सनल तौर से या फोन पर अपनी स्ट्रैटेजीज लागू करें, फिर भी उनका रिजल्ट हमेशा एक जैसा रहेगा। स्टेट मैनेजमेंट स्ट्रेट लाइन सिस्टम ने सबसे ज्यादा पैसों से कमजोर, कम पढ़े लिखे और समाज के एक लो लेवल से आगे आने वाले लोगों की जिंदगी में खुशी की क्वालिटी, बहुत सारा पैसा और अपने गोल को हासिल करने का सेटिस्फेक्शन देने का काम किया है। जॉर्डन कहते हैं कि उन्होंने औसत से भी कम बुद्धि वाले हजारों बच्चों में अपनी 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ 60 दिनों बाद ही स्ट्रेट लाइन सिस्टम की वजह से बहुत बड़ा बदलाव देखा है, जबकि उस समय तक किसी भी बच्चे ने कोई पैसा कमाना शुरू नहीं किया था और अभी भी उन सभी की ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन वो जानते थे कि बदलाव को लाने के लिए उन्होंने अपनी स्टूडेंट को एक से बढ़कर एक चीजों के अलावा एक पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक को पढ़ाया था,
जिसको वो फ्यूचर पेसिंग कहते हैं। फ्यूचर पेसिंग आपके दिमाग के जरिए काल्पनिक मूवी चलाने पर जोर देती है, जहां आप अपनी फ्यूचर में देखते हैं कि आपने पहले से ही तय किया गया एक नतीजा हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से आप मौजूदा समय में फ्यूचर की कामयाबी से जुड़ी हुई पॉजिटिव फीलिंग्स को महसूस करते हैं, जबकि असल में रियल सिचुएशन इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि आपको इस कामयाबी को हासिल करने के लिए अभी कुछ वर्षों तक इंतजार करना होता है। जॉर्डन अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि उन्हें पैसे वाले लोगों की तरह सिर्फ सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनका बिहेवियर भी पैसे वाले लोगों की तरह नजर आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आप राइट स्टेट ऑफ माइंड यानी मन की सही पोजीशन की तरफ जाते हैं। इस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने को स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं। जब आप अपनी इमोशनल स्टेट को मैनेज कर रहे होते हैं, तब आप टेम्पररी तौर पर तमाम ऐसे परेशान करने वाले विचारों या इमोशंस को रोकते हैं जो आमतौर पर आपको नेगेटिव फीलिंग्स महसूस करा सकते हैं, और अपने आप को मन पॉजिटिव स्टेट बनाए रखने के लिए तैयार करते हैं। सेल्स में कामयाबी हासिल करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट इमोशनल स्टेट्स होते हैं, जिन्हें 4 C's कहते हैं। आपको स्टेट मैनेजमेंट के भीतर अपनी जरूरतों के मुताबिक इनका अचानक से इस्तेमाल करना सीखना होगा, जो इस तरह से हैं: सर्टेनिटी, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और करेज। अगर आप एक सेल्स का मुकाबला शुरू करने से पहले खुद को राइट स्टेट ऑफ माइंड में रखना चाहते हैं, तो आपको इन 4 इमोशनल स्टेट्स को अचानक से इस्तेमाल करना सीखना होगा, क्योंकि आपके पास इसे करने के लिए एक पक्की स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी को ओल्फैक्टरी एंकरिंग कहते हैं। जॉर्डन ने इस स्ट्रैटेजी को उस समय क्रिएट किया था जब वो अपने पहले ग्लोबल स्पीकिंग टूर पर थे, और उनके आसपास का माहौल अक्सर उनके खिलाफ काम कर रहा था। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वो अपनी इमोशनल स्टेटस को मजबूत किए जाने की जरूरत महसूस कर रहे थे। मिसाल के तौर पर उन्हें लगातार एक अजीब, शर्मनाक और जिसे टाला ना जा सके ऐसी सिचुएशन में लाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उन्हें अपनी टीवी इंटरव्यूज, टॉक शोज, रेडियो शोज, न्यूज़पेपर इंटरव्यूज, स्पॉन्सर रिक्वेस्ट्स और फोटो अपॉर्चुनिटी, इन सब चीजों को सबसे आखिर में करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जबकि देश विदेश में बहुत सारे स्पीकिंग टूर्स की वजह से वो चाहे कितने भी थके हुए क्यों ना हों, लेकिन वो इस बात की परवाह किए बगैर इन सभी चीजों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो दूसरों को अच्छा दिखने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स करें और अपनी बेस्ट एक्टिंग करें। असल में उन्हें हर समय खुद को बेस्ट बनकर दिखाना होता था, और हर हाल में उनसे एक शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती थी। इसके अलावा उन दिनों उन्हें स्टेज पर किसी भी जगह 10 घंटे की बातें 12,000 लोगों को सुनानी पड़ती थी, जो उन्हें देखने और सुनने के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च करते थे। इसीलिए जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचते थे, तो उसी समय अपनी इमोशनल स्टेट को कुछ ही सेकंड में 0 से 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक ले जाना पड़ता था। वो इस सच्चाई का सामना कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंकरिंग कहते हैं। NLP एंकरिंग टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज वाली नॉलेज के एक ग्रुप का हिस्सा है। NLP एंकरिंग की टेक्निक का मेन बेस ये है कि इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा होता है, इसलिए हमारे दिमाग को कुछ खास तरह के बिहेवियरल पैटर्न में इंस्टेंट चेंज करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। इसके लिए हमें 2 इम्पोर्टेंट चीजों को जानने की जरूरत है। एक, इंसानी दिमाग के लिए कोड को कैसे लिखा जाए, और 2, इन दिमाग में कोड को एम्बेड करने के लिए यानी कोड को दिमाग में मजबूती से बैठाने के लिए किस तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाए। NLP के मुताबिक दिमाग का सॉफ्टवेयर हमारी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज पैटर्न को क्रिएट करके आपका दिमाग कोड लिखते हैं, जिसमें शब्दों का एक ग्रुप शामिल होता है। NLP एंकरिंग का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब हमारी इमोशनल स्टेट को चुनने की बात आती है, तब हम रिएक्टिव होने की जगह एक्टिव हो सकते हैं, जबकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनकी मौजूदा इमोशनल स्टेट उन पर लगाई जा रही बाहरी ताकतों के असर की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके साथ पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, तो आप आखिर में एक पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में आ जाएंगे, और अगर आपके साथ नेगेटिव चीजें हो रही हैं, तो आप आखिर में एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट में आ जाएंगे। NLP ने पूरे स्टेट मैनेजमेंट प्रोसेस को 2 तरह के मेन एलिमेंट में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला मेन एलिमेंट है आप किस पर अपना अटेंशन फोकस करना चुनते हैं। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि किसी खास पल में आप अपने फोकस को सटीक डायरेक्शन चुनने की काबिलियत रखते हैं,
और उस चॉइस के बेस पर आप एक ऐसी स्टेट में आ जाएंगे जो आपकी चॉइस के मुताबिक है। मिसाल के तौर पर अगर आप अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी की हर बड़ी चीज पर ध्यान फोकस करने में बिताते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में बिजनेस में मिलने वाली कामयाबी, या एक प्यार भरे रिश्ते में होना, या आपके बच्चों की हेल्थ, या हाल ही में आपने जो गोल हासिल किया है, या इसी तरह की किसी दूसरी चीज पर फोकस करते हैं, तब आप जल्दी से एक पॉजिटिव और मजबूत स्टेट में आ जाएंगे जो उन सभी अद्भुत चीजों को जाहिर करता है। और दूसरी तरफ अगर आप उतना ही समय अपनी जिंदगी की हर गलत चीज पर ध्यान फोकस करने में बिताते हैं, जैसे कि हाल ही में बिजनेस में मिलने वाली नाकामयाबी, या पति पत्नी के बीच में तलाक, बच्चे की बीमारी, या हाल ही में आप जो गोल हासिल करने में फेल हो गए हैं, या इसी तरह की किसी दूसरी चीज पर फोकस करते हैं, तब आप जल्दी से एक कमजोर स्टेट में आ जाएंगे जो उन सभी भद्दी चीजों को जाहिर करता है। और NLP प्रोसेस का दूसरा मेन एलिमेंट है आपकी मौजूदा फिलॉसफी। इस एलिमेंट में आपके शरीर को हिलाने और स्थिर रखने के सभी पॉसिबल तरीके शामिल हैं, जैसे कि आपका पोस्चर, आपके चेहरे के हाव भाव, आप अपनी इम्पोर्टेंट अंगों को कैसे चलाते हैं, आपकी सांस लेने की रफ्तार, और आप किस तरह से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ये सभी फिजियोलॉजिकल चीजें सभी इंसानों में एक जैसी इमोशनल स्टेट में एक जैसी होती हैं। इसका मतलब है कि करीब करीब सभी इंसान जब खुश होते हैं या वो एक पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में होते हैं तो वो एक ही तरह की फिजियोलॉजी का प्रदर्शन करेंगे। NLP एंकरिंग 2 तरह के लॉजिक पर बेस्ड है, जिसमें से पहला लॉजिक इस आइडिया पर बेस्ड था कि इंसान अपनी ध्यान और फिजियोलॉजी को एक खास तरीके से डायरेक्ट करके पूरी कामयाबी के साथ अपनी इमोशनल स्टेट को मैनेज कर सकता है। और दूसरा लॉजिक पहले लॉजिक के कॉन्सेप्ट को पावलोव और एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ता था, जो उन्होंने अपने डॉग के बिहेवियर को कंट्रोल करने के साथ किया था। 20th सेंचुरी में इवान पावलोव नाम के एक रशियन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने अपने भूखे डॉग को एक मीट का टुकड़ा दिखाया और इसी के साथ घंटी बजाई। मीट का टुकड़ा देखते ही डॉग के मुंह से लार टपकने लगी। हालांकि डॉग ने घंटी की आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया, और जब यही प्रोसेस बार बार रिपीट किया गया तो पावलोव ने नोटिस किया कि अब वो डॉग सिर्फ घंटी की आवाज सुनते ही अपने मुंह से लार टपकाने लगता है, जबकि उसके लिए मीट को देखना जरूरी नहीं था। इससे पावलोव ने ये नतीजा निकाला कि उस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराने से डॉग के ब्रेन में घंटी की आवाज और मीट के बीच इतना मजबूत लिंक बन गया था कि सिर्फ घंटी की आवाज से ही डॉग के मुंह में लार को बनाने के लिए एक बहुत पावरफुल ट्रिगर बन गई थी। NLP एंकरिंग में घंटी बजाने के काम को फायरिंग ऑफ एंकर, और जिस प्रोसेस के जरिए घंटी की आवाज और मीट जैसी आमतौर पर अलग अलग तरह की 2 चीजें इस तरह से एक साथ जुड़ जाती हैं, उसे सेटिंग एन एंकर के तौर पर जाना जाता है। सेल्स पर्सन पूरी सर्टेनिटी की स्टेट हासिल करने के लिए एक एंकर सेट करने की कोशिश करते हैं, और वो आमतौर पर अपने एंकर को 2 चीजों की कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो एंकर को हाँ शब्द चिल्लाने के साथ ही साथ ताली बजाने के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उनके प्रोस्पेक्ट को पूरी तरह से प्रभावित कर सके।